सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। हम NHEH BSc कोर्स के माध्यम से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के एडवांस प्रारूप को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम नारायण हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथी के द्वारा बेस स्पैजरिक कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। ये एक फ्री कोर्स है जिसमें कोई भी चिकित्सक गण ज्वाइन हो सकता है, शामिल हो सकता है, बशर्ते वो चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान से होना अनिवार्य है। रोग का निदान मॉडर्न डायग्नोसिस के रिगार्डिंग हमने रोग क्या है, उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, वो जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे रोग का निदान किस प्रकार से किया जाना चाहिए। इससे पहले अगर किसी को लगता है कि मुझे 38 रेमेडी D3 बेस चाहिए, तो वो व्यक्ति बिल्कुल ले सकता है। 38 रेमेडी 1950 रुपये में व्यक्ति को 38 रेमेडी प्राप्त हो जाएगी। कुरियर चार्ज के लिए अलग से 150 रुपये डालना होगा, मतलब 2100 रुपये में अब आप 38 रेमेडी को प्राप्त कर सकते हैं आने वाले 15 अप्रैल तक। ठीक है, अब हम आज चालू करते हैं रोग का निदान। रोग का निदान हम लोग को कैसे करना चाहिए या किस प्रकार से करना चाहिए। पहले तो हमको रोग का निदान समझना होगा। तो आइए जानते हैं हम लोग रोग का निदान क्या होता है। रोग असंख्य हैं और उनके स्वरूप और भी लक्षण भी असंख्य हैं और असंभव भी माने जाते हैं। सभी रोगों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी एक व्यक्ति के लिए कर पाना असंभव होगा या असंभव है। नई शोध के अनुसार नए रोगों की जानकारी हो रही है और अनेक बार यह भी मालूम हो रहा है कि जिन रोगों को पहले भिन्न समझा जाता था वे वास्तविक में एक ही कारण हैं। अगर हम बात करते हैं, किसी अर्थ में दो शब्द का उत्पादक कारण एक ही में है, इसके अर्थ में, अथवा शारीरिक विकृतियां एक ही हैं परंतु उसका व्याप न्यूनाधिक होने से लक्षण में भिन्नता है, अथवा रोग उत्पादक जीवाणु एक है परंतु शरीर के अंतर्गत लक्षण जो हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकट होते हैं, तो वहाँ पे व्यक्ति को रोग का नाम भिन्न है। पहले शरीर की जिस स्थिति का रोग नहीं माना जाता था उसे रोग माना जाता है। जैसे मोटापा रोग के प्रकृति के बारे में भी विचार बदल रहे हैं। पहले जो चिकित्सक होते थे वो संक्रामक माना जाता था, परंतु आज नहीं। कुष्ठ को आनुवांशिक हेरिडेटरी माना जाता था, पर आज इसे संक्रामक रोग कहा जाता है, जिसका संक्रमण बहुत धीरे व देर से होता है, परंतु आनुवांशिक बिल्कुल नहीं होता। संभव है भविष्य में अपसर्गिक रोगों का नाम उनके कारण मूल जीवाणुओं के नाम से ही जाना जाए, और यहाँ ये भी संभव है कि केवल विकृति जो है वो पैथोलॉजिकल चेंजेस के आधार पर ही नामकरण हो रहे हैं। बताऊंगा कैसे, अभी एक चार्ट समझाऊंगा सेकंड बैच वालों को, तो उसमें ये पता चल जाएगा कि रोग का नाम के रिगार्डिंग आपको कौन से डाइल्यूशंस को देना है। बहुत आसान किया है इसको समझ लेने के बाद बहुत आसान है क्रिया, जब हम चिकित्सकीय कार्य कर सकते हैं। आज वहाँ पर संक्रामक रोग हो रहे हैं जहाँ पे पैथोलॉजिकल चेंज के वजह से नामकरण किए जा रहे हैं। यह भी संभव है कि विशेष प्रकार की प्रभावशाली औषधियों के निर्माण हो जाने पर उन औषधियों का नाम में होम्योपैथी के समान रोगों का भी बोध हो जाता है। अब यहाँ होम्योपैथी इसलिए लिखा है क्योंकि होम्योपैथी की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अभी बात नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि
होम्योपैथी के समान रोग का भी बोध हो तथा शरीर में अमुक लक्षण उत्पन्न होने पर मूल, मल, शर्करा अथवा अन्य द्रव आदि की परीक्षा करने पर उन्मुख जीवाणु मिलने पर अमुक, जैसे टेट्रासाइक्लिन रोग, टेट्रासाइक्लिन कोई रेमेडी या कोई जेनरिक नेम नहीं बोल रहा हूँ, टेट्रासाइक्लिन रोग संभव है। इससे रोग के नामों की संख्या में भी कमी हो जाती है, परंतु अभी ये नाम से बढ़ते जा रहे हैं। कुछ भी हो, रोगों का ज्ञान शारीरिक लक्षणों से ही होता है, होता था पहले, होता है और आगे भी होता रहेगा। और आगे भी इसके जो लक्षण हैं उनमें ये बदलाव देखने को मिलेंगे। भले ही बाद में अधिक लक्षणों की प्राप्ति के लिए अथवा पूर्ण निश्चित निदान की पुष्टि के लिए लेबोरेटरी टेस्ट की जाए अथवा एक्सरे आदि लिए जाएं। इन परीक्षाओं से प्राप्त फलों का अर्थ इंटरप्रिटेशन लिया जाए, यह भी रोग के लक्षणों पर आधारित है। संक्षेप में कहा जाए तो लक्षण ही किसी रोग की पहचान में एक माव साधन होते हैं। इन लक्षणों को प्राप्त करना चिकित्सक की बुद्धि तथा कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति को चारपाई पर असमर्थ पड़ा हुआ देखकर कोई भी व्यक्ति उसे रोगी कह सकता है। उसके हाथ को छूकर यदि वह गर्म है तो यह भी कठिन नहीं है कि उसे ज्वार है, परंतु उसका ज्वार खांसने से, सांस लेने से छाती में दर्द, उथिल और तीव्र श्वास क्रिया, नाड़ीय श्वास का अनुपात देखकर कोई भी चिकित्सक ही बता सकता है कि उसे निमोनिया हो गया है। अगर ईएचपी के लिए यह समझना और बताना बहुत आसान है कि उसे निमोनिया बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, परंतु यह सब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। और ईएचपी की भी जब उनसे चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया था तब भी यह स्पष्ट नहीं दिखाई देता था। तब उसे भी यह कहने की निमोनिया है, टीबी है अथवा टाइफाइड है उतनी ही कठिन होती थी जितनी एक सामान्य व्यक्ति को ऐसी कुछ भी विभूतियाँ हैं जो शकल दिखाते ही अल्पकाल में कठिन से कठिन रोग का निदान कर लेती है। यह कैसे होता है ये जानना आपको जरूरी है। सूक्ष्म निरीक्षण, व्यवस्था, परिणाम परीक्षण तथा इनसे उचित निष्कर्ष निकालकर, और यह एक दिन का कार्य नहीं है। लक्षण विज्ञान, जिसको हम लोग स्पाइटोमोटोलॉजी, एक रक्षण विज्ञान तथा शारीरिक परीक्षण, जिसको हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं, उतनी ही रक्षण जितना व्याकरण, परंतु जिनके लिए यह रसायन विषय है उन्हें उस विषय में प्रवेश निषेध है। इन्हें उन्हीं के प्रवेश हैं जिनको उनकी ही इस गति है, इसमें गति है, जो इसमें रुचि ले सकते हैं। जिस प्रकार की व्याकरण को आधी मात्रा में लाघव से पुत्र जन्मोत्सव का आनंद मिलता है, उसी प्रकार एक लक्षण को प्राप्त कर उचित निष्कर्ष निकालने में जिनकी सफलता का संतोष मिलता है, वे ही इस ज्ञान के अधिकारी हैं।
यह सामान्य कार्य नहीं है, इसके लिए सतत प्रयत्नों करने की आवश्यकता होती है। पुनः पुनः ग्रंथावलोकन अनिवार्य है। एक बार अथवा अनेक बार पोथी पढ़कर कोई पारंगत होना चाहे तो यह संभव नहीं है, ये असंभव है। यह तो प्रत्यक्ष ज्ञान का पुस्तक केवल मार्गदर्शन कराती है। अपना अनुभव और उसका पुस्तक से मिलना कारण इस ज्ञान की कुंजी है। अस्तु प्रश्न होते हैं, परंतु निदान कैसे किया जाता है, इसकी सामान्यतः दो विधियां हैं। पहली कि पुस्तक से अधिक रोगों का ज्ञान प्राप्त करना, फिर रोग के लक्षण से पढ़े हुए लक्षण अधिक से अधिक मिलते हैं वही रोग समझना। जितने ही अधिक रोगों की तथा अधिक प्रमभेदों की जानकारी रहेगी, उतना ही ठीक निदान व्यक्ति कर सकता है। ये ट्रू कॉपी है भाई, बुक नहीं है, ट्रू कॉपी है। जब मैं स्कूटनी किया था तो ये मेरे पास रह गई थी, और बाकी तो जो किताबें आ रही हैं जैसे छप के आती हैं ख़त्म हो जाती हैं। ये मेरी ऐसे तो लास्ट पुस्तक है द फंडामेंटल सीरीज़ की, और द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ की जो सीरीज़ थी, जिसमें 5 पुस्तकें लिखी जानी थी, 2 जनरल वे में और 3 कैंसर वे में। तो तीसरी पुस्तक आ चुकी है, हिंदी की पुस्तक है 5,000 रुपये की, जिसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक केवल 3,000 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं 23 अप्रैल तक। और इसकी इंग्लिश पुस्तक भी आ गई है। इस इंग्लिश पुस्तक में मैं क्लियर करना चाहूँगा, जैसे हरियाणा से एक डॉक्टर साहब हैं, क्या नाम था इनका यार, राम से नाम है, राम नाम है इनका, राम मेहर सिंह, उनकी एक पुस्तक है। शिव मांडे के बॉर्डसी एक डॉक्टर साहब हैं साउथ से, उनकी एक पुस्तक है। अभिषेक शर्मा जी की एक पुस्तक है, अशोक शर्मा जी की, जयपुर से हैं ये। इसके अलावा में और भी चिकित्सकों की ये पुस्तक है, बट सबके नाम याद तो नहीं रख पाऊँगा, 2-3 लोगों के नाम याद थे तो मैंने बता दिया कि सर किताब जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, स्कूटनी भी हो गई है। इस पुस्तक को अगर आप चाहते हैं कि मुझे ख़रीदना है तो आप 3,000 रुपये में ख़रीद सकते हैं। अन्यथा अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इसका कोई एक टॉपिकल पॉइंट्स ही पढ़ना है केवल, तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किंडल पब्लिकेशन के माध्यम से आप वहाँ डाउनलोड करके भी इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और इसमें एक नॉवेल करके आता है, नॉवेल, उससे भी आप इस पुस्तक को परचेस कर सकते हैं। ये जो बता रहा हूँ ये इंटरनेशनल वे में मिलने वाले पब्लिकेशंस हैं, पब्लिशर्स हैं, वहाँ से आप ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। बट वहाँ डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट केवल नारायण हर्बल के माध्यम से अगर आप लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मैं दूंगा, बट अन्य जो पब्लिशर्स हैं वो आपको डिस्काउंट देते हैं या नहीं देते हैं, ये उनके विवेक, उनकी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। तो आज हम लोग इतना तो जान गए कि रोग क्या है, रोग की परिभाषा क्या है, रोग का निदान कैसे करना है। तो अब आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं इसमें। निदान करने से पूर्व रोग के लक्षणों को देखते हुए किसी रोग का संदेह करना पड़ता है, फिर उसे रोग के लक्षणों से रोगी के लक्षण का मिलान होता है, और बिना किसी रोग का संदेह किए हुए रोग का निदान हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता है। और जिस रोग की प्रकृति, उनके लक्षण आदि का ज्ञान ही नहीं है, और रोग विशेष का संदेह ही कैसे कर सकता है, फिर निदान भी कैसे संभव है। किसी को 10 डिजीज की जानकारी है और रोगी उससे इतर किसी अन्य रोग से पीड़ित है, तो उस रोग का संदेह ही कैसे कर सकता है। यदि इन्हीं 10 डिजीज में से किसी का संदेह किया जाए तो जिस रोग के लक्षण अधिक मिलेंगे उसी का निदान होगा, उसी का डायग्नोस होगा। फलतः ठीक निदान न होकर चिकित्सा
भी ठीक न हो सकेगा। अतः अधिक से अधिक रोग का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है एक EHP चिकित्सक के लिए। निदान की दूसरी विधि यह है कि रोगी के लक्षण सुनना और फिर देखना, उन प्रमुख लक्षणों के आधार पर संभावित रोगों का संदेह करना और उनका कारण जानना तथा कारण के अनुसार निदान एवं चिकित्सा करना साधारणतः होता है। ये भी होता है कि हमारे सामने रोगी आता है, वह लक्षण लेकर आता है, रोग का लेबल लगाकर नहीं। इन लक्षणों से हमें कारण जानना पड़ता है, यह रोग है या रोग की शारीरिक विकृति है, यह शारीरिक विकृतियाँ क्यों होती हैं, इसका ज्ञान हमें पुस्तकों से प्राप्त होता है। जैसे हम पुस्तक लिखते हैं, लोग कह देते हैं हमें क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है भाई, पढ़िए उसको। काफ़ी मेहनत करने के पश्चात पुस्तक लिखी जाती है। और ना विश्वास हो रहा हो तो किसी एक टॉपिक को ले लीजिए, 50 पेज लिख के दिखाइए। 50 पेज लिखने में हो सकता है 6 महीने लगेंगे, लेकिन 6 महीने के बाद जब आप उस पुस्तक को पढ़िएगा तो अपने आप पे गर्व महसूस कीजिएगा। और उसमें ये भी देखिएगा कि बहुत सारी लाइन्स होंगी जिसको आपको लिखने के पश्चात काटनी पड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका मन जो है वो चंचल है, भटकते रहता है। तो आधी चीज़ों को समझेगा, आधी चीज़ों को जब आप बाद में लिख दिए रहेंगे तो उसको आप खुद ही से मिटा देंगे। तो ये समझने की चीज़ है। पुस्तक लिखना आसान नहीं होता है, लेकिन पुस्तक को अगर पढ़ करके आप ज्ञान नहीं लेते हैं तो ये आपका दोष है, जिसको मैं कुछ कहूँगा नहीं, बट दोष तो दोष होता है। अगर हम लोग साधारणतः पुस्तक में रोग का वर्णन, कारण और उसका आरंभ होता है तथा उक्त कारण के अमुक लक्षण क्यों और कैसे पैदा होते हैं यह समझाया जाता है, परंतु लक्षणों की ओर से ले जाने वाली पुस्तक अत्यंत अल्प है तथा उक्त कारण के उन्मुख लक्षण क्यों और कैसे पैदा होते हैं यह समझाया जाता है, परंतु लक्षण की ओर ले जाने वाली पुस्तकें अल्प हैं, कम हैं, कोई नहीं बताना चाहता है। यह एक कठिन कार्य है, फिर भी बहुत कठिन नहीं। इसका यदि ठीक से अभ्यास किया जाए तो रोग स्पष्ट दिखाई देने की असमर्थ उत्पन्न हो सकती है। यह विधि प्रथम विधि का रक्षा है। इस पुस्तक के माध्यम से हम मार्ग का आश्रय लेने अर्थात दोनों ही विधियों का यथास्थान प्रयोग करेंगे। सामान्य चिकित्सकों के लिए यह मार्ग सुविधाजनक होगा। अब बात आती है रोग का कारण। तो मैं इसको तीसरे वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी। धन्यवाद।